जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 22 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको इस लेक्चर को एंड तक पूरा देखना है। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज़ काफ़ी डिटेल में हम लोग कवर अप करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ज्ञान सर है गाइज, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की ताबड़तोड़ तैयारी जो है वो करवाई जा रही है, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक। इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और मेहनत करना शुरू कर दो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आप लोग के कमेंट्स क्या आए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और आप लोग मुझसे गई इस कमेंट पे जो भी चीज़ पूछना चाहें वो पूछ भी सकते हैं। और प्लस इसके अलावा कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो वो भी आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं, टॉपिक वगैरह से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड। तो सोनम का आंसर आया, बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसी आंसर जो है वो देते जाइए डिटेल में। समीर, आपका एक 11 फरवरी वाले लेक्चर में एक कमेंट है आपका, अभी आपने आज के दिन ही मेंशन किया ये कमेंट। ये प्राइवेट जी ग्रुप, पीवीटी जी ग्रुप, आई वॉज नॉट वेल एज माई हैंड पेनिंग, मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। आप इसको प्लीज क्लियर जो है वो लिखो। आई कुड राइट मेन आंसर, तो ये बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे आपने क्या चीज मेंशन करी है। आप इसको क्लैरिटी के साथ जो है वो लिखिए। और एक चीज हमेशा आप सभी लोग जो है वो याद रखें, अपने सेंटेंसेस जो है वो बहुत क्लियर रखना आपको जरूरी है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सभी को समझ में आए प्रॉपरली। श्रेया तिवारी, बहुत बढ़िया। पायल भारती, शगुन, बहुत बढ़िया। शगुन, आपकी यूट्यूब में मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट का इशू होगा। कई बार क्या होता है, हम कमेंट करते हैं और कमेंट डिलीट हो जाते हैं। वो बिकॉज ऑफ समटाइम्स इंटरनेट के इश्यूज के कारण होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आंसर्स लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आयुष गुप्ता, दीपांशी ने लिखा था। दीपांशी वो कॉन्वर्सेशन कर रही है कि उनको स्पोर्ट्स कार वगैरह चाहिए, महंगी लग्जरी कार चाहिए। और आपने मेंशन किया कि आप सेविंग या फिर लोन लेके खरीद सकते हैं क्या। देखो यार बॉस, अगर आप सोच रहे हो जी वैगन खरीदने की है, रोल्स रॉयस खरीदने की, बीएमडब्ल्यू की जो महंगी गाड़ियां होती हैं, राइट, वो खरीदने की, तो वो तो भाई आपके परिवार वाले खरीद सकते हैं करप्शन के थ्रू, अगर आप करते हो तो। बाकी आप खुद नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आप पूरी अपने टेन्योर की सेविंग्स भी अगर पूरी कर लोगे, कितनी ही कर लोगे, तो भी ये करोड़ों की गाड़ी थोड़ा ना पाएगी भाई। तो इन सब चीजों में मत पड़ो यार अभी दीपांशी। मेन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पावर को ऑक्यूपाई करने का, क्योंकि जब आपके हाथ में पावर आएगी ना तो सब चीज आसान हो जाएगी। और इन सब चीजों से आप ऊपर उठ ही जाओगे। अभी अभी ये सब चीजें बाहर जो दिखती है ना, वो लगता अच्छा है, बट इन सब चीजों से जल्दी उठ जाओगे आप। क्योंकि जो पावर, जिस सर्विस में आप जा रहे हो वो पावर बहुत बड़ी पावर है, राइट। उस पावर के सामने ये सब चीजें जो है वो कुछ मैटर ही नहीं करती हैं। एनीवेज, बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है। बाकी ये लग्जरी चीजें तो आप जो है वो नहीं अपने पास प्रोक्योर कर पाओगे, ऑक्यूपाई कर पाओगे। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। ठीक है, अंजलि सिंह के आंसर आए। तो ऐसे ही अपने आंसर जो है वो कंटिन्यू गाइस देते रहिए। और ये आज के टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा यार थोड़ा सा गला जो है वो खराब हो गया है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है बीच बीच में। सर्दी टाइप की हो गई है मुझे। हमारे यहाँ पे हमारे एक बहुत ही खास मित्र हैं, जिनके पिताजी जो है वो आईएएस ऑफिसर जो है वो रह चुके हैं, मतलब रिटायर्ड है। तो उनकी परसों उनकी शादी थी। भाई क्या जलवे थे यार शादी में, ऐसा वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स और मूवमेंट चल रहा था। हमारे यहाँ के एक्स सीएम भी वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे यार। मतलब माहौल खिंचा हुआ था पूरा। इतना प्रोटोकॉल, जैसे आप सोचो कि आप जब सर्विस ज्वाइन करोगे, उसके बाद जब आप किसी की शादी में जब जाओगे ना, तो पूरा हाईलाइट जो है वो आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि जब आप गाड़ी रुकती है बिल्कुल सायरन वगैरह के साथ, दो तीन पुलिस वाले जो है वो उतरते हैं, मतलब और फिर आपका गेट खुलता है, फिर आप उतरोगे, इमेजिन करो दैट।
सिचुएशन यार। हर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में जो है वो ऐसा सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था उनकी शादी में कि मजा ही आ रहा था। पर हालांकि ठीक है, हम लोग की तो, हम लोग होटल के रूम के अंदर जो है वो थे, क्योंकि ये सब चीजें मैं बहुत देख चुका हूँ, तो उसका पता है भाई कि जब इनिशियली जब नया नया देखा था ये सब चीजें, तो और मजा आता था कि वाह यार। तब लगता था कि साथ में रहो, क्योंकि मैं जहाँ पर रूम में था, तो हमारे साथ खुद खुद एक यूपीएससी क्वालिफाइड IAAS सर्विस में एक ऑफिसर है, वो मौजूद मौजूद थे, अंबुज भैया। तो काफी देर तक हमने बातचीत जो है वो करी, मजा आया। उसके अलावा एक और ऑफिसर थे, ये मेरे ख्याल से शायद DSP थे या SDM थे, ऐसा कोई थे, अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि ज्यादा पूछताछ नहीं करी, या फिर नायब तहसीलदार, इनमें से कोई थे वो। बाकी मेरे तो परिचित जो थे वो अंबुज भैया थे, जो जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है, और 2015 में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। तो बता रहे, तो उससे पहले भी उनका जो है वो और भी काफी सारे एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने। तो जलवे होते हैं भाई। डेडिकेशन के साथ आप भी तैयारी करोगे तो आराम से इस एग्जाम को जो है वो निकाल पाओगे। तो मजा आ गया था परसों। अब हुआ ही यार, वो परसों आइस क्यूब्स मेरी ज्यादा हो गई थी तो सर्दी हो गई यार, बहुत ज्यादा। एनीवेज चलो, बढ़ते हैं अपन, सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 1 का टॉपिक है, और पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट डाउन करवाने वाली, वो मैं नोट डाउन करवाऊंगा, वो आपको लिखना है। तो हम बात करेंगे एक खास इवेंट के बारे में, जो दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अनोखा रूप, काशी तमिल संगम 2025। ये इवेंट है, काशी तमिल संगम 2025, लिख लो। संगमम बोलेंगे, काशी तमिल संगमम 2025। तीसरा एडिशन इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, लिख लीजिएगा, 3.0। ये इवेंट एक एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का हिस्सा है, ये भी लिख लेना। एक भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का पार्ट है ये इनिशिएटिव, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप। और तमिलनाडु और काशी के बीच की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पॉइंट्स है, जोड़ है, उनको और मजबूती देने के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। तो यानी कि ये कनेक्ट करता है तमिल कल्चर को काशी के कल्चर के साथ, यानी कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कल्चर को कनेक्ट करने के लिए। तो काशी तमिल नाम से समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। ये एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। और ये अभी इवेंट जो है वो उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ है, UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली काशी और तमिलनाडु के बीच के कल्चर को लिंक करने के लिए प्रोग्राम है, बस। तो जितने फैक्ट्स मैंने भी आपको बताया, सिर्फ उतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे, उसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब चीजें सुनो। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये एक सांस्कृतिक संगम है, राइट, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच संबंध को सेलिब्रेट करता है ना, नॉर्थ साउथ के संबंध को सेलिब्रेट कर रहा है, स्पेशली काशी और तमिल तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। 2025 का ये तीसरा एडिशन है, वाराणसी में आयोजित हो रहा है। और ये इवेंट महाकुंभ 2025 के साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस बार प्रथम बार भागीदारियों को अयोध्या के राम मंदिर दर्शन का अवसर भी मिलेगा, यानी कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो अयोध्या के राम मंदिर में जो है वो जाकर पूजा भी जो है वो करेंगे, है ना। एनीवेज, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इवेंट मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का हिस्सा है, जो देश के अलग अलग राज्यों के बीच कल्चरल और हिस्टोरिकल पार्टनरशिप को मजबूत करता है। यानी कि हमारे अलग अलग राज्य जो है वो हिस्टोरिकली उनके बीच में क्या कनेक्शन है, तो उसको हाईलाइट करता है। 1,000 से ज्यादा लोग तमिलनाडु से आए हैं, जिसमें बच्चे हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, किसान हैं, प्रोफेशनल्स हैं। 200 तमिल ओरिजिन के स्टूडेंट्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा थोड़ी हिस्ट्री की बात करें। ऋषि अगस्त्या तमिल संस्कृति के जनक माने जाते हैं, लिख लो, ऋषि अगस्त्या। ऋषि अगस्त्या फादर ऑफ तमिल कल्चर, तमिल संस्कृति के जनक, ऋषि अगस्त्या, लिख लेना। सप्तऋषि वैदिक और पौराणिक टेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड सिद्ध मेडिसिन ऑल्सो, तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर, सिद्ध मेडिसिन, लिख लेना, ऋषि अगस्त्या। तमिल व्याकरण है एक,
अगाटियम, ये प्रीलिम्स में आएगा, स्टार मार्क जो है वो कर देना। क्वेश्चन आ सकता है, इन्हीं के आगे लिखेंगे, अगस्त्य जी के आगे, अगट्टियम। ये पहली तमिल ग्रामर हम लोग को देखने को मिली है और तमिल स्क्रिप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। ये भी लिख लिया ना आपने, ये पूरा फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर एंड सिद्ध मेडिसिन। रामायण के अनुसार उनका आश्रम गोदावरी के तट पर स्थित था, जो उन्हें भारत के प्राचीन आध्यात्मिक भूगोल से जोड़ता है। ये लिखने की आवश्यकता वगैरह है नहीं। ठीक है, इंडियन कल्चर को जावा सुमत्रा तक फैलाने का भी इनका रोल एक हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, काशी और तमिलनाडु के बीच के अगर हम कुछ चीजों को जो है वो देखें, महत्व को देखें, तो मदुराई के एक राजा हुआ करते थे, पराक्रम पांड्या। मधुर वहां पे थे ना पांड्या, चोला चेला पांड्या, चोला चोला चेरा पांड्या, आपने पढ़ा होगा। साउथ इंडिया के अंदर ये किंगडम जो है वो रूल करते थे, तो उन्हीं का एक राजा था, राजा पराक्रमा। इन्होंने काशी से एक पवित्र शिवलिंग, शिवा काशी, तमिलनाडु ले जाकर स्थापित किया। याद रखिए, क्वेश्चन ये वाली चीज भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है कि किस पर्टिकुलर किंगडम के शासक ने काशी से एक शिवलिंग जो है वो लेकर आया और तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया, शिवा काशी तमिलनाडु में। तो उनका नाम है पराक्रम पांड्या, पांड्या किंगडम के राजा। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। उन्होंने तीन काशी में एक काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो तमिलनाडु और काशी के बीच गहन धार्मिक संबंध का प्रमाण देता है। विद्वान संत कवि तमिलनाडु से काशी आते जाते रहे हैं, जो भारत की एकता को दर्शाता है। तो एक प्रकार से लिंक हम लोग को तमिलनाडु और काशी के बीच में देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग लिंक। फिर इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय इसे ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी सहयोग जो है वो दे रही है। राइट, तो ये फैक्ट भी एक बेसिक सा फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। और पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, एग्जीबिशंस लग रहे हैं, हेरिटेज टूर्स भी इसके अंदर हो रहे हैं। तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन है मेरा, इसका पहले आंसर दो कि काशी तमिल संगमम किस योजना का हिस्सा है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, काशी तमिल संगमम किस योजना का हिस्सा है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का कंसेप्ट और काशी तमिल संगमम का इसमें योगदान विस्तार से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंध का इतिहास और वर्तमान में इसका महत्व क्या है, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है कंपेयर करने के लिए मेंस के अंदर। तो ये एक डिटेल डिस्कशन था काशी तमिल संगमम 2025 पर, और ये इवेंट सिर्फ कल्चरल सेलिब्रेशन नहीं बल्कि भारत की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। और ऐसे इनिशिएटिव हमारे देश की रिच कल्चरल हेरिटेज को और मजबूती देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। बस इतनी चीजें थी इसके अंदर समझने वाली, बाकी और कुछ नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी इसको लिंक करने की बात हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है। कल्चर की अलग अलग चीजें जो है वो शोकेस जो है वो की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो, जो मैंने भी आपको बताया। उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। बाई चांस अगर आ जाए कि कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये लिख लेना। दैट्स इट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ याद आ रहा है, कल कल भी हमने अर्थक्वेक वगैरह के बारे में डिस्कशन जो है वो किया था, और मैंने आपको बोला भी था कि अर्थक्वेक के टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना जरूरी है इस टॉपिक को। अगर आपने जीएस का कोर्स ले रखा है तो आपके टॉपिक में आ ही जाएगा ज्योग्राफी के अंदर, और ज्योग्राफी में अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत बड़ा एक टॉपिक मिस किया हुआ है। तो इस टॉपिक को समझना पढ़ना जरूरी है। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए, अर्थक्वेक के शैडो जोन किस कैटेगरी में आते हैं। अर्थ के क्विक के शैडो जोन किस कैटेगरी में आते हैं। और एक और चीज मुझे बताइए, अर्थक्विक की वेव्स के टाइप्स, कितनी प्रकार की अर्थक्विक की वेव्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं किसको इसका इसके बारे में आइडिया है, जानकारी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और जो मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में आता है। अब देखो, हम जो डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है, ये है जैग्रोस माउंटेन्स का। लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैग्रोस माउंटेन। ये टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा टॉपिक है। ओरोजेनी यानी कि पर्वत निर्माण जिसको हम लोग बोलते हैं, और सेस्मिक एक्टिविटी से ये टॉपिक जो है वो जुड़ा जुड़ा हुआ है।
तो आइए डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहले तो उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये वेस्ट एशिया में, लिख लेना। जैग्रोस माउंटेन्स कहाँ पर है? वेस्ट एशिया में है। ईरान इराक टर्की के बीच में एक्सटेंडेड है। कहाँ पर है? ईरान इराक टर्की के बीच में, वेस्ट एशिया में। और ब्रैकेट में लिख लेना ईरान इराक और टर्की, इस क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। ईरान इराक की बेसिकली बॉर्डर पर है ये। 1500 किलोमीटर लंबा एक माउंटेन रेंज है, राइट। इसकी लेंथ, इसको जैग्रोस माउंटेन्स बोलते हैं बिकॉज की माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएं हम लोग को देखने को मिलती है। 1500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है, ईरान और इराक की बॉर्डर के पैरेलल में। ये मिडिल ईस्ट के टेक्टोनिक सेटअप का एक मेजर पार्ट है, और ऑयल और गैस रिजर्व्स के लिए भी फेमस है। तो नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ऑयल और गैस के लिए काफी फेमस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सुनो चीजों को ध्यान से। इसमें क्या चीज लिखनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ इसकी लोकेशन आपको बस पता होनी चाहिए। ये माउंटेन रेंज अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेट्स होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है। इस टॉपिक को भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपस में प्लेट जो है वो कोलाइड होती है तो अर्थक्वेक जो है वो आते हैं, या फिर माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स भी आपस में प्लेट के टकराने के कारण बनते हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखला बनी है जैग्रोस, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण जो है वो बनी है। कौन सी प्लेट टकराई है? अरेबियन और यूरेशियन प्लेट्स, और इसके चलते ये माउंटेन जो है वो बन गए। अब जब अरेबियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करती है तो ये यूरेशियन प्लेट से टकरा कर सबडक्शन जोन जो है वो बनाती है। इस सबडक्शन जोन की वजह से जो क्रस्ट, जो अपर लेयर है धरती की, वो टूटती है, और फोल्डिंग और थ्रस्टिंग के कारण जो है वो पर्वत श्रेणी बन जाती है। आपने पढ़ा है ना फोल्डिंग के बारे में, फोल्ड फोल्ड माउंटेन्स। आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ टकराती हैं और ऊपर की तरफ जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो जाने लगता है, और उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, है ना। ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं। अगर आप अर्थक्वेक, माउंटेन फॉर्मेशन, इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये आएगा ही आएगा। और ये ज्योग्राफी के बहुत बेसिक टॉपिक हैं जिसकी अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये लिखेंगे आप, नियो तैथिस ओशियन का बंद होना, नियो तैथिस ओशियन, ये लिखेंगे आप, नियो तैथिस ओशियन। एंशियंट ओशियनिक प्लेट नियोथेथिस ओशियन की। देखो, बहुत सालों पहले प्राचीन काल में यहां एक ओशियन हुआ करता था जिसका नाम था, यानी कि, अब देखो, इमेजिन करो, जो मैंने भी आपको बताया अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट ऊपर है, अरेबियन प्लेट नीचे है। अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही है, तो जब तक वो टकराई नहीं आपस में एक दूसरे के से, तो गैप हुआ होगा ना उस समय। तो ये जो गैप था वहां पर पानी था, समुद्र का, महासागर था, ओशियन था, जिसका नाम था नियोथेथिस ओशियन। अब ये जब आपस में जाकर टकराया, क्या, जब ये प्लेट से जो है वो टकराया, तो वो ओशियन बंद हो गया, है ना, सबडक्ट हो गया। तो ये बस यही चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस आ जाए कि नियोथेथिस ओशियन जो है वो कहाँ है, किस क्षेत्र में, तो वेस्ट एशिया आपको पता होना चाहिए। और ये माउंटेन रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जारगोस, जैग्रोस, सॉरी, जैग्रोस। क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे जैसे ओशियनिक क्रस्ट टूटता गया, कमजोर होता गया, सेडिमेंट्री लेयर जो है वो कंप्रेस होकर ऊपर उठती गई, और जैग्रोस माउंटेन का निर्माण हुआ, एज सिंपल एज दैट। और ये प्रोसेस एल्पाइन हिमालयस ओरोजेनी बेल्ट का एक पार्ट है। एल्पाइन हिमालयस हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, एल्पाइन फॉरेस्ट पढ़ा होगा आपने इस टॉपिक को। आज भी जैग्रोस फोल्ड बेल्ट में सेस्मिक एक्टिविटीज होती होंगी, क्योंकि यहां पर प्लेट्स हैं जो कि आज की डेट में भी एक्टिव है। नॉर्थ की तरफ इनका मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। अब इस क्षेत्र में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं, बस। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये सब लिखने विखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यूरेशियन प्लेट और ये प्लेट वो प्लेट कितनी, कितने रेट से जो है वो पर ईयर जो है वो मूव कर रही है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। जानकारी के लिए बस पता होना चाहिए 0.25 से लेकर 0.5 इंचेस पर ईयर, एक साल में सिर्फ हल्का सा, हल्का फुल्का इंचेस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ऑयल रिजर्व भी है ना। तो ये क्षेत्र हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट के लिए काफी फेमस है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से ऑयल ट्रैप्स बने हैं, जो मिडिल ईस्ट का एक मेजर ऑयल फील्ड का हिस्सा है। और ईरान और इराक से
हमें देखने को मिलता है कि रिजर्व्स बहुत ज्यादा ऑयल के नजर आते हैं। इसी क्षेत्र में तो होता है ना, पेट्रोलियम रिजर्व है। तो यही चीज है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर बस। अब देखो ये वाली चीज तो आपकी जीएस के अंदर जो है वो आएगी। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी एक एक्टिव फोल्ड थ्रस्ट बेल्ट है जिसमें सेस्मिक एक्टिविटी हाई होती है। ईरान और इराक के अलग अलग क्लाइमेट जोन को ये डिवाइड भी कर देती है। मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज होती, कन्वर्जेंट आपस में टकराने वाली, डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर जाने वाली, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती, स्लाइड करती हैं एक दूसरे से, मतलब घसीटती हैं। तो ये चीज है बहुत, ये ऐसे टॉपिक्स है ये सब कि ये आप जनरल स्टडीज ज्योग्राफी के अंदर जो है वो कवर करते हो अपने आप में। ये पूरा एक चैप्टर है बड़ा, राइट, जिसकी बहुत अच्छी जानकारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी अभी जो चीज मैंने आपको बताई है, इस माउंटेन रेंज जैग्रोस माउंटेन रेंज, इसकी लोकेशन के बारे में वो थोड़ा सा बस मेनली आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे। और नियो तैतीस ओशियन जरूर याद रखना। तो ये जैग्रोस माउंटेन्स की टेक्टोनिक इवोल्यूशन गई सिर्फ एक ये जियो फिजिकल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये टेक्टोनिक ऑयल रिजर्व और जियो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स वगैरह जो है वो आते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी ये मुद्दा जो है वो जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। कुछ याद आ रहा हो तो कुछ दिनों पहले भी हमने इस प्रकार के टॉपिक को डिस्कस किया था। भारत में चुनावी सुधार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से रिलेटेड ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। चुनाव लोकतंत्र की नींव होती है, आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का बेस है, बैकबोन है ना, कई बार आप पढ़ते हैं। और ये चीज आप मेंस में भी लिखोगे, इलेक्शन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस वजह से इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, राइट। कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो हम लोग को देखने को मिलने चाहिए भाई, वो बिना किसी के दबाव में जो है वो काम करें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी से जुड़े चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे, नए सुधार और इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भारत आप सभी जानते हैं गाइस कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, राइट, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग। 90 से ज्यादा, मतलब वोटर्स रजिस्टर्ड, 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पावरफुल रहेगी तभी वो फ्री और फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवा पाएगी बिना किसी दबाव के। तो चुनावी सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, और जितनी भी इलेक्शंस के दौरान जो है वो फर्जीवाड़ा वाली चीजें होती है उसको रोकने में मदद करता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन, सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत। तो ये नया कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कमेटी जो है उसके एक मेंबर की तरफ से ऑब्जेक्शंस भी उठाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, जो कि अनूप बर्नवाल केस 2023 में बताया गया था। तो ये नया कानून जो है वो बेसिकली लीगल और पॉलिटिकल बहस जो है वो छेड़ चुका है, जिसमें कुछ पिटीशंस भी सामने आ रही हैं, याचिका भी सामने आ रही हैं, जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस पर विचार करेगी। एनीवेज पूरा मुद्दा क्या है अब हम समझेंगे, बट उससे पहले आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है लिखना नहीं है, आप ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर लिखोगे। आर्टिकल 324 जो है वो किसकी जो है वो बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 324, 324 रट जाना चाहिए आपको ये वाला टॉपिक। ये आर्टिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता होना चाहिए बिल्कुल कि आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गाइज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट। 3 मेंबर की ये बॉडी होती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, पंचायत के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाती है? पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए कौन सी बॉडी है? नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखो। अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे कि पहले क्या थी और अब क्या है। अब मेरी बात मानो तो आप क्या करो, आप एक चार्ट बनाओ, चलो देखो इस तरीके का।
ये लो ऐसा बॉक्स। और अरे यार एक मिनट रुकना यार। ठीक है, आपने बॉक्स बना लिया। ये ऐसा एक तरफ जो है वो आप लिखोगे और दूसरी तरफ दूसरी चीज लिखोगे। ठीक है, ऐसे करके एक छोटा सा बॉक्स बना लो। एक तरफ लिखो बिफोर 2023 और दूसरी साइड पे लिखो आफ्टर 2023, क्योंकि आप ये नए कानून के बारे में बात कर रहे हो ना, ये नया कानून आ गया है। तो इस नए कानून पे जो है वो क्या चीज है, इससे पहले क्या चीजें थी, तो वो आप देखोगे अभी। देखो, तो बिफोर 2023 के नीचे पहला पॉइंट लिखो सीईसी और ईसी। सीईसी एंड ईसी। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सीईसी एंड ईसी डैश अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में एडवाइज्ड बाय पीएम। एडवाइज्ड बाय पीएम मतलब पहले क्या होता था कि पहले जो है वो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे, बट किसकी एडवाइस पर, पीएम की एडवाइस पर। क्या, पीएम की एडवाइस पर पहले ही होता था। अब क्या हो रहा है, अब जो नया कानून आ गया इसके तहत सिलेक्शन कमेटी का गठन हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले इस वाले पॉइंट पे आफ्टर 2023, तो उसमें लिखो सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी एक चयन समिति का गठन हुआ। अच्छा, कौन कौन होते हैं इस सिलेक्शन कमेटी में वो लिखेंगे आप। इसमें प्राइम मिनिस्टर है एज ए चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, ये पूरी चीज लिखेंगे आप। लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक और रहते हैं जिनका नाम है यूनियन मिनिस्टर, जिनको पीएम नॉमिनेट करता है। यूनियन मिनिस्टर जिनको पीएम नॉमिनेट करते हैं। तो ये कौन सी हो गई भाई, सिलेक्शन कमेटी। पहले डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे, बट अब एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें ये तीन तीन हम लोग को जो है वो एरिया से मेंबर्स देखने को मिल रहा है। फिर पहले जो था 2023 से पहले, अब ये लिखो कि कोई भी पार्लियामेंट्री कानून जो है वो नहीं बनाया गया था, राइट, सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए। बट अब नया कानून जो है वो बन गया है ना। अब 2023 के बाद से नया कानून जो है वो बन गया है। नया कानून जो है वो बन गया है। फिर इसके अलावा 2023 वाले में आप जो है वो लिखिए सीनियोरिटी बेसिस पर। 2023 से पहले सीनियोरिटी बेसिस पर सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी बनाया जाता था। पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से जो जो बेसिकली सीनियर है उसको सीईसी बना देंगे। पहले ये होता था, राइट, कि सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर को प्रमोशन मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने नई प्रोसेस के तहत जो है वो ये कर दिया है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल अधिकारी यानी कि आईएएस ऑफिसर जो इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव रखते हैं उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। 6 साल या 65 साल की उम्र इनका टेन्योर होगा, जो भी पहले हो। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर इनकी सैलरी होगी, और इनको रीअपॉइंट जो है वो नहीं किया जा सकता। तो आप ये कुछ चीजें जो है वो मेंशन कर लोगे। इसमें एक सर्च कमेटी बनाएगी, वो लिखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, ये चीज लिख लो आप, ये तीनों चीजें। इनकी सैलरी किसकी इक्वल होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इक्वल। इनका टेन्योर कितने सालों का है, 6 सालों का या 65 साल का, जो भी पहले हो जाए। और इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, और अगर एक इलेक्शन कमीशन प्रमोट हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, तो उनका टोटल टेन्योर भी 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 साल वो इलेक्शन कमिश्नर है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो टोटल उनका टेन्योर 6 साल का ही होना चाहिए उस पोजीशन पे। क्योंकि देखो, अगर आपने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉपिक को पढ़ा है पॉलिटी में, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो है वो नहीं होती है। एक मिनट रुकना, समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो है वो ज्यादा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर जो है वो कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन सभी की पावर इक्वल होती है। कोई ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू इलेक्शन कमिश्नर, राइट। इन तीनों की पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है।
और इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के तौर पर। और ये रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। तो ये फैक्ट भी लिख लेंगे आप। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हुई यहां तक बात है? अब सुनो, कुछ जो चुनौतियां हो रही हैं, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि एक पॉलिटिकल बहस जो है वो छिड़ गई है इस मुद्दे को लेकर। तो किस तरीके की बहस छिड़ी है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अपोजिशन ने बोला, जो कमेटी में जो अपोजिशन में जो थे, अपोजिशन मतलब जो नहीं चाह रहे थे कि ये कानून जो है वो पास हो, इस कानून के तहत चीजें हो, क्योंकि उन्होंने बोला कि अनूप बर्नवाल करके एक केस था 2023 का, है ना? इस केस में मौजूद जो जजमेंट है, गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो देखो यार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक न्यूट्रल सिलेक्शन पैनल करे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी योगदान हो। अब नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और एग्जीक्यूटिव का प्रभाव बढ़ गया है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स वहां पर ज्यादा है, एग्जीक्यूटिव मेनली वहां पर ज्यादा है, और ये नहीं है चीफ ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बस यही मेन एक कारण हम लोग को देखने को मिला कि नए जो कानून है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया है यूनियन मिनिस्टर के साथ, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो ज्यादा है। दिस इज द पॉइंट जो आप मेंशन कर लीजिए कि मेन मुद्दा नए कानून में यही है। और ये लिख लेना, अनूप बर्नवाल केस, जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी योगदान जो है वो होना चाहिए सिलेक्शन पैनल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग रहेंगे। बट यहां पर सीजेआई को हटाकर एक यूनियन मिनिस्टर को जो है वो शामिल कर लिया गया, और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल और पावर जो है वो ज्यादा इसमें नए कानून में हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरी उलझन हम लोग को देखने को मिल रही है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच बैलेंस बिगड़ रहे हैं। ये कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस लगी हुई है इसके खिलाफ। पेटिशनर आर्ग्यू कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकती एक कानून बनाकर। पार्लियामेंट जो है मॉडिफाई नहीं कर सकती एक कानून बनाकर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा पावर मिल गई है, जो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को कमजोर कर सकती है। सिलेक्शन कमेटी में 3 में से 2 मेंबर्स सरकार के होंगे, और इस वजह से पॉलिटिकल बायस का रिस्क बढ़ता है। इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठ सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है तो इलेक्शंस की इम्पार्शियलिटी खत्म हो सकती है ना? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, राइट? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। फिर इसके अलावा इलेक्शन बॉडी अपॉइंटमेंट्स के लिए इंटरनेशनल एग्जांपल्स है, जैसे साउथ अफ्रीका, जुडिशरी और ह्यूमन राइट कमीशन के लोग सिलेक्शन कमेटी में होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। यूके में अब हाउस ऑफ कॉमन्स की अप्रूवल जरूरी होती है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं, पर सेनेट जो होती है वहां की पार्लियामेंट जो है इसका अप्रूवल मैंडेटरी होता है पार्लियामेंट की तरफ से। तो हम लोग क्या करें भाई? तो सीजेआई को भी वापस लाना पड़ेगा। जो केस है अनूप बर्नवाल केस, उसके तहत जो चीज मेंशन की गई थी, तो उसको आपको ध्यान में रखें, सीजेआई को वापस शामिल करें। सिलेक्शन कमेटी में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या लोकसभा के स्पीकर्स भी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का बजट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली आए, ताकि सरकार का कोई फाइनेंशियल कंट्रोल ना हो इनके ऊपर। और 255th लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2015 में, और आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में अमेंडमेंट की सुझाव दिया था, ताकि इलेक्शन कमीशन भी सिक्योरिटी, मतलब इसकी सिक्योर हो जाए, मतलब किसी प्रकार का उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव जो है वो ना रहे। तो इसके बारे में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी। ये सब लिखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी जो चीज मैंने आपको लिखने के लिए कहा, बस वो चीज आपको मेंशन करनी थी। और इसमें तो बेसिकली डायरेक्ट आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रोसेस क्या है, राइट? अभी जो नया कानून जो है वो बना है, रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं, तो उसकी क्या चुनौतियां हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें मेंस वगैरह में भी आ सकती हैं। तो ये एक डिटेल डिस्कशन था भारत में चुनावी सुधार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर जो बहस जो है वो छिड़ी है उससे रिलेटेड, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनने वाला ये टॉपिक है, राइट? तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
अब देखो ये वाला जो आर्टिकल है ये भारतीय, जो हमारी जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स, डिफेंस पर्सनल जो है, तो उनके बीच में हम लोग को तनाव बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट एक घटना घटी है मणिपुर के अंदर, जहां पर सीआरपीएफ सोल्जर्स जो है, इन्होंने दो कलीग्स को जो है वो अपने मार दिया बिफोर टेकिंग हिज ओन लाइफ, यानी कि सुसाइड करने से पहले अपने दो साथियों को मार दिया। और ये बता रहा है कि किस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस में स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये टॉपिक गाइज मेनली ज्यादातर सुनने वाला है, जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ सालों में पिछले हम लोग को देखने को मिला है कि सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा आए हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के केसेस बहुत ज्यादा आए हैं, है ना। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो क्या क्या स्ट्रेस हम लोग को जो है वो कॉमन स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जो हमारे जो सैनिक जो है वो फेस कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज तो यार, ऑपरेशनल स्ट्रेसर्स क्या क्या होते हैं। कंटिन्यूअस फील्ड पोस्टिंग होती है उनकी एलओसी पर, इंसर्जेंसी वाले एरिया पर, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस वो कंडक्ट करते रहते हैं। तो इस बिल्कुल यानी कि स्ट्रेस सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है। तो नॉर्मल सी बात है कि एक इंसान एक लंबे समय तक अगर बाहर इस प्रकार के प्रेशर एनवायरमेंट में अगर ऑपरेशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस हो जाएगी, है ना। फिर वो कहीं ना कहीं जो है परेशान हो चुके होंगे। महीनों तक घर से दूर रहने से मेंटल मेंटल प्रेशर और इमोशनल, आप कह सकते हो प्रेशर जो है वो बना रहता है। नींद नहीं मिल पाती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, एक्सेसिव वर्कलोड होता है, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, 24/7। इसके कारण डिप्रेशन भी बढ़ता है। दोस्तों की शहादत देखना या वॉर जोन में इंजरी का डर एक मेजर स्ट्रेस फैक्टर हम लोग को ऑपरेशंस के समय पर देखने को मिलता है। नॉन ऑपरेशंस के समय पर क्या चीज होती है। पहली बात तो फेयर प्रमोशन नहीं मिल रहा, कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम भी कर दिया तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, रिकॉग्नाइज नहीं मिल किया जा रहा, तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रह पाता। हर 2-3 साल में पोस्टिंग चेंज होने से फैमिली और पर्सनल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब सिविलियन ऑफिसर्स के कंपैरिजन में मिलिट्री ऑफिसर्स, सोल्जर्स वगैरह की सैलरी कम है, पर्क्स कम है, तो उसके कारण डिससेटिस्फाइड रहते हैं। छुट्टी नहीं मिल पाती, छुट्टी जो है वो उनकी रिजेक्ट हो जाती है कई बार। इंटरनेट का रिस्ट्रिक्शंस होता है, परिवार से और फ्रेंड से जो है वो दूरी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं। फिर किस चीज को देखकर पता लगता है, कई बार हरासमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से हिचकिचाहट की वजह से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, होता है ना यार, कि लोग जो है वो कई बार सोचते हैं कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो वो भी एक दिमाग में वो चीज रहती है, तो लोग इलाज कराने नहीं जाते। बहुत ज्यादा शराब के सेवन से जो है वो दिक्कतें और गंभीर हो जाती बढ़ जाती हैं। भारतीय सेना में सुसाइड और इसके एक एक टर्म होता है फैक्ट्री साइड, यानी कि आप अपने ही लोगों को मार देना, भाइयों को मार देना, फैक्ट्री साइड जो है वो उसको बोलते हैं। तो ये भी हो जाता है कि कई बार अपने ही साथी को जो है वो निपटा दिया जाता है। तो ऐसी चीजें हैं। 55,000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जो है उन्होंने रिजाइन दिया था या वॉलंटरी रिटायरमेंट किया 2020 से 24 में, 4 सालों में। 350 से ज्यादा भी ज्यादा सोल्जर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। 2023 में मणिपुर में एक सीआरपीएफ जवान ने पहले दो साथियों को मारा, फिर सुसाइड कर लिया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी स्ट्रेस के केसेस काफी तेज हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके केसेस बढ़ रहे हैं। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, नींद की कमी, एंजाइटी बढ़ना, डिसीजन मेकिंग और कॉम्पैक्ट एफिशिएंसी पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर एक इंसान मेंटली फिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिशन फिर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। घर परिवार से दूर रहने में भी प्रॉब्लम होती है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना रेगुलरली अब जरूरी है। हमारे सोल्जर्स के लिए बड़ी सिस्टम लेकर आना जो है वो जरूरी है, जिससे कि उनको थोड़ा सपोर्ट जो है वो मिल सके। समय समय पर छुट्टी दो, योगा मेडिटेशन करवाओ, है ना। टेली मेडिसिन और हेल्पलाइन सर्विस करवाओ जो खुफिया रहकर, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि हाँ यार वो सही फील नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट जो है वो ऑनलाइन मदद जो है वो ले सकते हैं, और जिसमें प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है। सुनने वाला ये टॉपिक था। अब देखो यार, इंडिया के अंदर एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए फॉक्सकॉन कंपनी है।
आपको पता है अभी हुआ क्या है? चाइना जो है, इसने वापस बुला लिया अपने पूरे टेक्नीशियन को, पूरे वर्कर्स को इंडिया से। क्यों बुलाया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। हमारी मेक इन इंडिया पॉलिसी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ बुला लेते हैं, और उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो सीख रहा है, टेक्नोलॉजी सीख रहा है, स्किल सीख रहा है। चाइना ने बोला कि अब नहीं, वो अपने वर्कर्स को वापस बुला रहा है, जिससे कि इंडिया के लिए सिचुएशन और चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल वर्कर्स की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है जो चाइना के पास है। और चाइना ने यही हरकत कर रहा है कि अब चाइना इन लोग को वापस बुला रहा है। तो उसी से रिलेटेड बस ये आर्टिकल है, जो थोड़ा सा बस सुनिएगा ध्यान से। तो ये चाइना के सप्लाई चेन वेपनाइजेशन का ये टॉपिक है। सप्लाई चेन वेपनाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है। चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीजों को ये यूज कर रहा है, इसको हथियार बना रहा है ऐसी चीजों को। तो सप्लाई चेन वेपनाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है कि किसी भी देश का अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैपेबिलिटीज का उपयोग दूसरे देश पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने के लिए करना। और सिंपल तरीके समझूं कि एक कंट्री अपनी खुद की पॉलिसी ऐसी बनाती है कि दूसरे दूसरे देश की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो खराब हो जाए। तो चाइना इस टेक्निक का उपयोग जो है वो कर रहा है एग्रेसिव तरीके से, बहुत जोरों शोरों से, जिसपे वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और स्किल्ड वर्कफोर्स को कंट्रोल करके जियो पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि उसके जितने भी टेक्निकल और स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उनको वापस अपने देश बुला रहा है ये। ऐसा इसने अभी पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो है वो कर चुका है। ये 2013 की भी बात करें तो उस समय भी इसने इसी टाइप की हरकत जो है वो करी थी। फिर अब 2023 लेटेस्ट, यहाँ पर जर्मन टनल बोरिंग मशीन जो थी उसकी सप्लाई डिले की, जानबूझकर मशीन की सप्लाई डिले। भारत के मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाली मशीन, तो सप्लाई नहीं कर रहा था। चाइना के सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर भी रोक लगाए हैं, जिसका इंपैक्ट भारत के टेक और डिफेंस सेक्टर पर हो सकता है। चाइना दुनिया के, पता है, 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोड्यूसर है, जो बैटरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 2023 में चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग को देखने को मिलता है। भारत अभी भी सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। और अभी लेटेस्ट तो ये हुआ है कि एप्पल फॉक्सकॉन के इंडियन प्लांट्स में चाइनीज इंजीनियर्स के ट्रेवल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को स्लो कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के मेक इन इंडिया मिशन को कमजोर करना। मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चाइना का मार्केट शेयर काफी बड़ा है, जो भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को चैलेंज करता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से सप्लाई चेन को कंट्रोल ऑलरेडी कर ही रहा है वो। तो चाइना ऐसी हरकतें जो है वो कर रहा है जिससे कि वो सप्लाई चेन को जो है वो अपने कंट्रोल में कर सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टनर कंट्रीज में इंडस्ट्रियल हब बनाकर चाइनीज कंपनी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड्स चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं, जो दिखाता है कि चाइना का सप्लाई चेन कंट्रोल कितना मजबूत है। तो इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है गाइस, काफी सारे एरियाज में। देखो लिखा भी है, 2020 से इंडिया जो है उन्होंने बैन किया हुआ था ऑलरेडी चाइनीज एप्लीकेशन को। इवन चाइना के इन्वेस्टमेंट रूल्स को जो है वो टाइट कर दिया था, और इन्वेस्टिगेट किया चाइनीज कंपनीज को कि किसी प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो नहीं चल रही है। चाइना के पास हालांकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक अलायंस जो है वो नहीं है, जो कि यूएसए के पास हम लोग को देखने को मिलता है। बट फिर भी वो अपनी जो टेक्निकल और स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके थ्रू जो है वो ये चीज कर रहा है। बाकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया है ना। हमें, आपको पता होगा कि बहुत, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू बहुत जोरों शोरों से हम काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हुई, मोबाइल इंडस्ट्री हुई, है ना। 3 साल से ज्यादा हो गया है एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर जो है, फॉक्सकॉन, पैकेट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको 6,600 करोड़ रुपए मिले हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये
चाइना की हरकत हुई है ना, चाइना ने जो अपने वर्कर्स को रहे वापस बुला लिया है, इंजीनियर्स को वापस बुला लिया है, और ऐसी हरकत कर रहा है कि हम लोग को क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है, जिसके लिए मतलब जिन मिनरल्स के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया का जो प्लान है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, उसको कमजोर कर रहा है ये। यूनियन बजट 2025 के अंदर काफी सारी इंपोर्ट ड्यूटीज हटाई गई, मोबाइल फोन कंपोनेंट्स जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स, इन सब से हटा दी, कस्टम ड्यूटीज कम कर दी मतलब। स्किल डेवलपमेंट पर भी हम लोग लगातार काम जो है वो कर रहे हैं। इन सब चीजों पे काम करना जरूरी है। संकल्प स्कीम है हमारी, एक चाहो तो लिख लो यार स्कीम का नाम, वैसे जरूरी नहीं है ये टॉपिक रिपीट होता रहेगा। तेजस एक और प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएई के साथ कोलैबोरेशन हमने किया। यूएई और मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है। सॉफ्ट लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकें। बट क्या है कि ये चाइना को पता है कि इंडिया कुछ चीजों में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बस वो उसी चीज का फायदा जो है वो उठा रहा है। अब इस चीज से बचने के लिए जल्द से जल्द हमें अपनी वर्क फोर्स को जो है वो बेटर बनाना पड़ेगा, टेक्निकल बनाना पड़ेगा। और फिर हम लोग को एक और चीज पर काम करना पड़ेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन पर, रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन पर। तो ये चीजें हैं। एनीवेज, अब ये कॉन्फ्रेंस है गाइस, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल रही है। ये लिख लेना, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, 2018 में फ्रांस के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, ये लिख लीजिएगा। इंडिया ने तीसरा एडिशन जो है वो इसका होस्ट जो है वो किया था 2022 में। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग को नाम से ही में आ रहा है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव फ्रांस के अंदर शुरू हुआ था। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। बाल्टिक बाल्टिक कंट्रीज जो है वो कौन सी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। राइट, बहुत इजी सा क्वेश्चन ये पूछा गया है बाल्टिक स्टेट से रिलेटेड। और इंडिया की सेमीकंडक्टर स्कीम जो है, या मैन्युफैक्चरिंग जो है पीएलआई स्कीम के तहत, तो उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था गाइस, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। साइन ऑफ करता हूँ, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। और ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। तो चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कल संडे है, कल के दिन जो है वो आपकी जो क्लासेस कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, तो कल एक्स्ट्रा क्लास में कंडक्ट करवाऊंगा। चलो, जय हिंद।